एटम खत्म हो जाएगा। हेलो माय डियर, आज हम पढ़ेंगे बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब बोहर मॉडल पढ़ने से पहले एक मॉडल और आया था जिसका नाम था रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, सोने की पतली पन्नी पर अल्फा पार्टिकल्स की बौछार की थी, बॉम्बार्डेड अल्फा पार्टिकल्स इन थिन गोल्ड फॉइल। तो उसने क्या देखा था कि जो प्रोटॉन्स होते हैं वो सारे के सारे एक छोटे से भाग में रहते हैं जिसका नाम उसने न्यूक्लियस दिया था, और सारा का सारा मास उस छोटे से भाग में कंसंट्रेट होता है, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उस न्यूक्लियस के चारों तरफ से सर्कुलर पाथ में घूमते रहते हैं। अच्छा, मजेदार बात यह है कि अभी तक न्यूट्रॉन की खोज नहीं हुई थी। अब रदरफोर्ड मॉडल में कुछ कमियां थी। अब वो कमियां क्या थी, चलिए उन्हें देखते हैं। तो ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, फर्स्ट, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। तो इसको समझना है कि उन्होंने ये तो कह दिया था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ से सर्कुलर पाथ में घूमता रहता है, लेकिन मैक्सवेल के सिद्धांत के अनुसार अगर कोई चार्ज पार्टिकल्स मोशन में होता है तो वो अपनी एनर्जी को भी छोड़ता जाता है। अब जब वो एनर्जी छोड़ लिबरेट करेगा तो क्या होगा, धीरे धीरे उसका पाथ श्रिंक होता जाएगा और वो एट लास्ट कहाँ गिर जाएगा, न्यूक्लियस में। क्यों? क्योंकि नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पर होता है और न्यूक्लियस पे प्रोटॉन रहते हैं तो पॉजिटिव चार्ज होता है। तो प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज जो है नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। जब उसकी एनर्जी कम होती जाएगी तो वो अट्रैक्शन पावर बढ़ती जाएगी और धीरे धीरे वो एट लास्ट न्यूक्लियस में जाके गिर जाएगा या कोलैप्स हो जाएगा और एटम खत्म हो जाएगा। तो एटम की स्टेबिलिटी को रदरफोर्ड ने नहीं बताया था। दूसरा है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स। लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स क्या होता है? तो इसको समझने से पहले हमने एक एक्सपेरिमेंट पर भी वीडियो बनाया था, कैथोड रे ट्यूब वाले में। तो कैथोड रे ट्यूब जो है, या जिसको हमने क्या नाम दिया, डिस्चार्ज ट्यूब, उस डिस्चार्ज ट्यूब में हाइड्रोजन के गैस को भरा गया। अब थोड़ी सी हाइड्रोजन भरोगे तो उसमें करोड़ों अरबों पार्टिकल्स, बहुत सारे पार्टिकल्स हाइड्रोजन के गैस के होंगे, H2 मॉलिक्यूल के होंगे। जैसे ही इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हाई पोटेंशियल पर सेटअप किया गया, कैथोड रे प्रोड्यूस हुई। हम जानते हैं जो कैथोड रे होती है उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से टकराएंगे तो हाइड्रोजन के H2 पार्टिकल्स को वो एनर्जी अपनी ट्रांसफर करेंगे। तो जैसी एनर्जी उनको मिलेगी हाइड्रोजन को, तो हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो हायर एनर्जी स्टेट में जंप कर जाते हैं, और हायर एनर्जी स्टेट में जब वो जंप कर जाते हैं वहाँ वो कुछ थोड़े समय के लिए 10⁻⁸ सेकेंड से भी कम समय तक वहाँ रहते हैं, और उसके बाद वो वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में आने की कोशिश करते हैं। इस कोशिश में वो क्या करते हैं, वो अपनी एनर्जी को लिबरेट करते हैं, जो एनर्जी उन्होंने एब्जॉर्ब करी होती है। तो कुछ हाइड्रोजन के पार्टिकल्स के जो इलेक्ट्रॉन जंप करके डायरेक्ट पहली सेल में आ जाते हैं, फिर किसी के दूसरी में आते हैं, किसी के तीसरी में आते हैं, किसी के चौथे में आते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके की एनर्जी को वो लिबरेट करते हैं। तो ऐसा तभी संभव है जब इन सेल्स की अपनी एनर्जी फिक्स्ड होगी, क्वांटाइज्ड होगी। तभी तो इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं कि इस सेकंड सेल की एनर्जी 20 जूल है और जो इलेक्ट्रॉन पहले सेल में उसकी 10 जूल है। तो 10 जूल से 20 जूल वाली एनर्जी में तभी जाएगा जब उस पर एनर्जी पड़ेगी और एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा 10 जूल एक्स्ट्रा, और वो फिर सीधे जंप करके सेकंड सेल में जाएगा। थर्ड में नहीं जाएगा, क्योंकि उसको सिर्फ 10 जूल एक्स्ट्रा एनर्जी मिली थी। तो 10 उसके पास अपनी थी, 10 बाहर से आई तो 20 हुई और सेकंड सेल में चला गया। ठीक, ऐसी थर्ड सेल में, ऐसी फोर्थ सेल। तो हर सेल की एनर्जी फिक्स्ड होती है, ये बात उस समय पता नहीं थी। तो जो स्पेक्ट्रा बन रहा है, जो ये सिस्टमेटिक लाइंस डेवलप हो रही हैं, इसको रदरफोर्ड मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, क्योंकि उस समय क्वांटाइजेशन के बारे में कोई नहीं जानता था। तो फिर से रदरफोर्ड मॉडल की क्या कमियां थी? पहला है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम। दूसरा है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स। ठीक, तो यहाँ तो रदरफोर्ड मॉडल कैंसिल हो गया। अब बोहर मॉडल की तरफ किस चीज ने इशारा किया? तो डेवलपमेंट लीडिंग टू द बोहर मॉडल। पहला है, ड्यूअल कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि जो रेडिएशन होता है, अभी तक यही समझा जाता था उसका वेव नेचर है। जो सन से जो लाइट हमको प्राप्त होती है उसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। आल्सो बोथ आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द रेडिएशन। तो अभी तक तो यही माना जाता था जो सन से हमको एनर्जी मिल रही है, रेडिएशन मिल रहा है, वो वेव कैरेक्टर रखता है। ये जनरल सिद्धांत था।
क्योंकि वो डिफ्रैक्शन, इंटरफ्रेंस आदि जो वेव के कैरेक्टर होते हैं उनको फॉलो करता था। ठीक हो, लेकिन ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट उस सिद्धांत से इत्तेफाक नहीं रखता था, मतलब वेव कैरेक्टर से पूरा का पूरा इत्तेफाक नहीं रखता था। इट मीन्स वो कहता था कहीं ना कहीं इसके अंदर पार्टिकल नेचर है। अब पार्टिकल नेचर कैसे आया? क्योंकि ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को प्लांक और आइंस्टीन ने मिलकर समझाया। उन्होंने कहा कि जो कोई भी बॉडी एनर्जी को रेडिएट कर रहा है वो कंटिन्यूसली रेडिएट नहीं करती, वो डिसकंटिन्यूसली पैकेट्स ऑफ एनर्जी की फॉर्म में एनर्जी को रेडिएट करती है। अब एनर्जी का पैकेट्स मतलब रुक रुक कर एनर्जी को रेडिएट कर रहा है, डिसकंटिन्यूसली एनर्जी को रेडिएट कर रहा है। इसका मतलब एनर्जी को पैकेट्स की फॉर्म में छोड़ रहा है। कुछ एनर्जी अभी छोड़ी, कुछ बाद में छोड़ी, कुछ उसके बाद, तो इसका मतलब एनर्जी का पैकेट छोड़ा। उस एनर्जी के पैकेट को प्लांक ने क्वांटा कहा। एनर्जी का पैकेट का मतलब हम भी तो क्या हैं, एनर्जी के पैकेट्स हैं। हाँ, अब कैसे हैं? हमारे अंदर एनर्जी किस रूप में स्टोर है? मास के रूप में। जब हम ज़्यादा वर्क करते हैं, सुबह रोज दौड़ लगाएंगे, शाम को भी दौड़ लगाएंगे, तो हमारे गाल पिचकने लगते हैं, पेट, हमारी बॉडी है बेडोल से सुडोल हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमारा मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है, जो एक्स्ट्रा मास था। इट मीन्स ये एक पार्टिकल नेचर है। एनर्जी के पैकेट्स मतलब पार्टिकल नेचर। दूसरा, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स विच डिस्क्राइब्स क्वांटाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स, जो मैंने अभी आपको समझाया था। क्वांटाइज्ड का मतलब फिक्स्ड, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल मतलब कि हर लेवल पे एनर्जी फिक्स्ड होती है। इन दोनों थ्योरी ने मिलकर साइंटिस्टों का ध्यान नए सिद्धांत की ओर को खींचा और बोहर ने हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रा के आधार पे और ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के सिद्धांतों के आधार पे एक नई थ्योरी दी, जिसका नाम पड़ा बोहर्स मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम। अब हम पढ़ेंगे बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो जल्दी से देखते हैं पहला पॉइंट, द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम कैन मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ फिक्स्ड रेडियस एंड एनर्जी। हिंदी में इसका अर्थ ये हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं हाइड्रोजन में वो सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं, जिनका फिक्स्ड रेडियस होता है और उनकी एनर्जी भी फिक्स्ड होती है। दूसरा है, द इलेक्ट्रॉन कैन मूव ओनली इन दोज ऑर्बिट्स फॉर विच इट्स एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ h/2 पाई, दैट इज mvr इक्वल्स टू nh/2 पाई। हिंदी में इसका अर्थ यह हुआ कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं ऑर्बिट्स में मूव करते हैं जहां उनका एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल होता है h/2 पाई का। तो ध्यान दें, न्यूक्लियस के चारों तरफ बहुत सारे सर्कुलर पाथ अर्थात ऑर्बिट्स होते हैं, लेकिन हर ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करता। इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं ऑर्बिट्स में मूव करता है जहां उसका एंगुलर मोमेंटम h/2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल हो। तो इसको समझने के लिए चलिए अब यहां समझते हैं। यहां कुछ सर्कुलर पाथ दिए गए हैं जहां एंगुलर मोमेंटम 5, 50, 10, 15, 20 है। ठीक हो गया। मान लेते हैं इन सर्कुलर पाथ की एंगुलर मोमेंटम पहले का 5, दूसरे का 10, तीसरे का 15, चौथे का 20 है। इस तरीके से अदर के भी एंगुलर मोमेंटम होंगे। अब हम जानते हैं h प्लांक कांस्टेंट होता है, पाई बी कांस्टेंट, h/2 पाई होल आर कांस्टेंट। लेट उसकी वैल्यू कितनी मान ले? 10 मान ली हमने। ठीक, अब 10 का इंटीग्रल मल्टीपल क्या हुआ? 10 में 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 हो जाएगा, 10 में 2 से मल्टीप्लाई हो जाए करोगे तो 20 आएगा, 3 से मल्टीप्लाई करोगे 30, 4 से मल्टीप्लाई 40, 5 से मल्टीप्लाई करोगे 50। तो दीज आर द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 10 और h/2 पाई। ठीक हो गया। अब एंगुलर मोमेंटम हमें पहले सेल का 5 दिया हुआ है, क्या वो इन वैल्यू में किसी मैच खाता है? तो नहीं खाता। इट मीन्स 5 जो है 10 का कोई इंटीग्रल मल्टीपल नहीं है, तो इस पहली सेल में इलेक्ट्रॉन नहीं घूमेंगे। क्लियर? दूसरे में उसकी वैल्यू 10 है एंगुलर मोमेंटम की, जो h/2 पाई के इंटीग्रल वैल्यू 10 से मैच खा रही है। तो यहाँ इस सेकंड वाले में इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे।
थर्ड में 15 है, जो 15 इस वैल्यू में नहीं लाई करता, तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन नहीं रिवॉल्व करेगा। और चौथे का 20 है, जो इस h/2π की इंटीग्रल वैल्यू में लाई करता है, तो देयरफॉर यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन घूमेगा। तो समझ में आ गया। तो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट में नहीं घूमेगा, सेकंड में घूमेगा, थर्ड में नहीं घूमेगा, फोर्थ में घूमेगा। तो ये हमने माना था ताकि आपको समझाया जा सके। तो कंक्लूजन ये है कि बहुत सारे सर्कुलर पाथ होते हैं, हर पाथ में इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करता, केवल उन्हीं पाथ में मूव करेगा जहां पे एंगुलर मोमेंटम h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। क्लियर? समझाने का था। तीसरा है द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट डू नॉट चेंज विद टाइम। अगर किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमता है, उसमें वो घूमते हुए कभी भी अपनी एनर्जी को रिलीज नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वहां उसकी एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है। ठीक हो गया। हाउएवर इट एब्जॉर्ब और एमिट एनर्जी कब? ओनली इन केस ऑफ ट्रांजिशन बिटवीन एनर्जी लेवल। जब वो एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जाते हैं, तब वो अपनी एनर्जी को या तो लिबरेट करेंगे या एब्जॉर्ब करेंगे। तो समझते हैं यहाँ पर। तो हमने आपको बताया था, इसको हटा देते हैं क्योंकि यहाँ वो नहीं घूमता इलेक्ट्रॉन, ये 15 वाले पे भी नहीं घूम रहा है। तो अब हमारे पास क्या आया कि मान लो कि जिसका एंगुलर मोमेंटम 10 है, उसी की जो एनर्जी भी मान लो 10 जूल, दूसरे की जहाँ 20 था वहाँ 20 जूल उसकी एनर्जी मान लो। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन अगर इस पाथ में घूम रहा है, कभी भी एनर्जी को चेंज नहीं करेगा, ऐसे ऊपर वाले में भी चेंज नहीं करेगा। हाँ, जब वो पहले एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पे जाने की कोशिश करेगा, तब वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। क्यों? क्योंकि उसकी एनर्जी जब 20 जूल की होगी, तभी वो 10 से 20 वाले पे जाएगा। इट मीन्स इलेक्ट्रॉन जब लोअर एनर्जी में होता है, तो हायर एनर्जी सेल में जाने पर एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। और अगर वो सेकेंड सेल में है और फर्स्ट में आना चाहता है, तो क्योंकि सेकेंड में उसकी एनर्जी 20 जूल थी, मैंने आपसे कहा था कि उसकी एनर्जी, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम उसका बढ़ा हुआ है, तो इसलिए उसकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी। तो देयरफॉर जब वो नीचे आएगा, तो नीचे उसका एंगुलर मोमेंटम कम होता है, तो वो तभी आएगा जब उसकी एनर्जी भी उस लेवल की होगी। मतलब 20 से 10 में आना चाहता है, तो 10 जूल एनर्जी को उसको रिलीज करना पड़ेगा, तभी वो 10 जूल वाले पे आके रहेगा और वहां घूमता रहेगा, तब वो अपनी एनर्जी को लिबरेट नहीं करेगा। अब वो कितनी एनर्जी लिबरेट करता है या एब्जॉर्ब करता है, उसका फॉर्मूला है डेल ई इक्वल्स टू एच न्यू, प्लांक की। अब वो कितनी एनर्जी लिबरेट करता है या एब्जॉर्ब करता है, उस हम फॉर्मूला है डेल ई इक्वल्स टू एच न्यू, और इससे हम न्यू निकाल लेंगे, न्यू इक्वल्स टू डेल ई अपॉन एच। दिस न्यू इज फ्रीक्वेंसी ऑफ इमिटेड रेडिएशन और एब्जॉर्ब रेडिएशन। चौथा पॉइंट फॉर हाइड्रोजन, बोहर ने क्या बताया? 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं, बहुत जरूरी। रेडियाई ऑफ स्टेशनरी स्टेट, हाइड्रोजन के लिए बताया गया Rn इक्वल्स टू एन स्क्वायर ए नोट, जहाँ ए नोट की वैल्यू है 52.9 पिकोमीटर, ये फिक्स्ड है, और जहाँ n है स्टेशनरी स्टेट की वैल्यू, जिसे हम ऑर्बिट्स भी कहते हैं या जिसे आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी कहते हैं। तो इनकी वैल्यू n की क्या होगी? इंटीग्रल वैल्यू होगी 1 2 3 4 5 6। ओके, अगर पहली सेल में है तो n बराबर 1, दूसरी सेल में जब का निकालना है तो n बराबर 2, तीसरी सेल का रेडियस निकालना है तो n बराबर 3। ओके, तो ये स्टेशनरी स्टेट्स के नंबर्स हैं। तो ए नोट की वैल्यू फिक्स होती है 52.9 पिकोमीटर। सो रेडियस ऑफ फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट कितनी हो जाएगी? 52.9 पिकोमीटर फॉर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के लिए। दूसरा है एनर्जी ऑफ स्टेशनरी स्टेट, ये फॉर्मूला भी बोहर ने दिया था, En इक्वल्स टू माइनस RH 1/n², जहाँ RH क्या है? रिडबर्ग कांस्टेंट या राइडबर्ग कांस्टेंट भी कहते हैं, जिसकी वैल्यू -2.18 × 10⁻18 जूल पर एटम। तो देयरफॉर एनर्जी की जो फॉर्मूला बन जाएगा En इक्वल्स टू -2.18 × 10⁻18 अपॉन n² जूल पर एटम फॉर हाइड्रोजन। ओके, अब हाइड्रोजन के केस में आप यहाँ से
ये जो ई एन है, एन का मतलब यहाँ मैंने आपसे पहले कहा था स्टेशनरी स्टेट्स की वैल्यूज हैं, पहली स्टेशनरी स्टेट है या दूसरी है तीसरी, जिसकी भी एनर्जी निकालनी है उसके लिए एन की वैल्यू रख दोगे 1 2 3 4 5, ओके, डॉट डॉट। तो ऐसे ही यहाँ पे भी आप डेल ई जो आप निकालना चाहते थे वो भी निकल जाएगा। बस आपको पता होना चाहिए किस सेल से जा रहा है और किस सेल में जा रहा है, उसका नंबर, कि पहले से जा रहा है दूसरे में तो एन फाइनल हो गया 2 और एन की वैल्यू इनिशियल होगी 1, क्योंकि पहले से दूसरे में जा रहा है। अगर दूसरे से पहले में आ रहा है तब उस केस में जो पहला होगा वो फाइनल हो जाएगा और दूसरा आ रहा है वो एन बराबर 2 वो इनिशियल कहलाएगा। तो बस एन की वैल्यू रख दीजिए और आपको एनर्जी निकल जाएगी और यहाँ आप फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ओके, थैंक यू। फिफ्थ पॉइंट, फॉर हाइड्रोजन लाइक आयन सच एज He+, Li2+, जिनके पास सिमिलर हाइड्रोजन की तरह एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन वाले आयन, तो उनके लिए जो रेडियाई है या रेडियस है उसके फॉर्मूला में Z से डिवाइड हो जाएगा, जहाँ Z एटॉमिक नंबर होता है। ओके, और एनर्जी वाले में Z² से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जहाँ Z² क्या है वो भी एटॉमिक नंबर का स्क्वायर है। ओके, अब हम पढ़ेंगे उसके ड्रॉबैक के बारे में। तो पहला है, इट फेल्स टू अकाउंट फॉर द फाइनर डिटेल्स ऑफ द हाइड्रोजन एटम्स spectrum such as splitting of spectral lines in presence of magnetic field or in electric field। मतलब जब बहुत अच्छे सिस्टम या प्रणालियाँ डेवलप हुई उसके बाद जब सूक्ष्मतम अध्ययन हुआ तो यह पता लगा कि जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं हाइड्रोजन के केस में वो स्प्लिट हो जाती हैं जब मैग्नेटिक फील्ड यूज किया जाता है और या जब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रयोग किया जाता है। तो ये स्प्लिटिंग क्यों हुई इसके बारे में बोहर मॉडल नहीं बता पाया। तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो स्प्लिटिंग होती है उसको जीमन इफेक्ट कहा गया और इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो स्प्लिटिंग होती है उसको स्टार्क इफेक्ट कहा गया। दूसरा है, इट फेल्स टू एक्सप्लेन स्पेक्ट्रा ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स। सिर्फ हाइड्रोजन के केस में तो बताया था उसने, मतलब कि क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है तो उनका स्पेक्ट्रा तो इजी वे में बन जाता है, लेकिन जो मल्टी इलेक्ट्रॉन होता है उसमें जो होता है बड़ा कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रा होता है, तो उसके स्पेक्ट्रम को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई बोहर मॉडल। इट कुड नॉट एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड, मतलब कि एटम के अंदर क्या एबिलिटी होती है, क्यों वो केमिकल बॉन्ड बना पाता है, इसके बारे में भी बोहर मॉडल नहीं बता पाया। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ यह है कि बोहर मॉडल ने क्वांटाइजेशन के बारे में बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं हर ऑर्बिट में नहीं घूमते, केवल उन्हीं ऑर्बिट में घूमते हैं जहां उनका एंगुलर मोमेंटम h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होता है और वहां वो घूमते समय अपनी एनर्जी को रिलीज नहीं करते और घूमते रहते हैं। थैंक यू।